11 की बात करते हैं, तत्पूर्व सिद्धोष अपराधियों के पते की अधिसूचना। मतलब जो पहले सिद्धोष हो गए हैं अपराधी, उनके पते की सूचना न्यायालय को समय समय पर देनी होगी, यदि समाज ऐसा न्यायालय उसमें नियम बनाता है और समय समय पर सूचना देनी होगी। इसका मतलब क्या है कि आवश्यक लगता है न्यायालय को कि इसका पता बदल रहा है और वो समय समय पर न्यायालय को सूचना मिलनी चाहिए, तो न्यायालय सूचना मांग सकता है। तो अब उसको अपन सेक्शन को देखते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति जो नंबर का इस अधिनियम के अधीन दंडनीय या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 या 365, धारा 366, धारा 366 का, धारा 366 खा, धारा 367, धारा 368 तथा धारा 370, धारा 371 अथवा धारा 372 या धारा 370 के अधीन 2 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धोष किया जाता है। मतलब या तो आपके इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत या आपके भारतीय दंड संहिता की धारा उन्होंने कहा 363 की बात की हमने। 363 मतलब सेक्शन 363 में क्या है? सेक्शन 363 मतलब व्यपहरण के लिए दंड की बात कर रहा है। सेक्शन 363 है। वहीं सेक्शन 365 है जो किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशा से व्यपहरण या अपहरण है ना। मतलब अपहरण और व्यपहरण का जो क्लॉज है हमारा आईपीसी में सेक्शन 359 से लेके 372 तक 373 तक, तो वो सब मामलों के लिए या इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिद्धोष कह रहा है हुआ है दंडनीय हुआ है, तो किसी अन्य देश के न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे अपराध से सिद्धोष किया जाता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस अधिनियम के अधीन या उपरोक्त धाराओं में से किसी के अधीन उसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा। मतलब क्लॉज 1 हो, क्लॉज का ए है चाहे क्लॉज बी। क्लॉज ए में वो कह रहे हैं इस अधिनियम के अंतर्गत या सेक्शन जो उन्होंने बताया 363, 365 से लेकर 372 मतलब जो किडनी में एब्डिक्शन से संबंधित सेक्शंस हैं वो उनमें एक सिद्धोष हुआ है या किसी विदेशी न्यायालय द्वारा जो वहाँ के जो सेक्शन हैं वो यहाँ के इन सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं या इन सेक्शन के अंतर्गत मानेंगे हम तो क्या हो सकता है? कारावार की निर्मुक्ति के पश्चात, मतलब उसको जो कारागार हुआ था या जो जेल हुई थी उसकी से निर्मुक्ति के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर, मतलब कारागार से मुक्त होने के बाद 5 वर्ष तक की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन या उन धाराओं में से किसी के अधीन 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा पुनः सिद्धोष किया जाता है, तब ऐसा न्यायालय यदि ठीक समझता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कारावास का दंड पारित करने के समय आदेश भी दे सकेगा कि मुक्ति के बाद उसका निवास स्थान और ऐसे निवास स्थान की कोई तब्दीली या उससे अनुपस्थिति धारा 23 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक अधिसूचित की जाएगी। मतलब या तो इन सेक्शन के अंतर्गत वो अपराध सिद्ध हुआ है और पुनः 2 सिद्ध होता है किसी 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत, तो फिर न्यायालय उस समय उसको सिद्धोष करते समय ऐसे नियम बना सकती है कि अब कारागार जब मुक्त हो उसके बाद 5 वर्ष से अन्य वर्ष की अवधि तक के लिए उसको अपने पते की सूचना न्यायालय को देनी होगी। जो भी न्यायालय उसके पते में तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है, वो उसको समय समय पर सूचित करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 2, यदि ऐसी दोषी अपील पर या अन्यथा पास कर दी जाती है तो ऐसा आदेश सुना जाएगा। मान लो व्यक्ति अपील में चला जाता है और ऐसी दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है, जो पुनरावृत्ति उसने की थी अपराध की वो अपास्त कर दी जाती है अपील में, तो फिर ये आपका उसके जो नियम हैं या जो उसके ऊपर बनाए गए आरोप लगाए गए थे, दंड की व्यवस्था की गई थी कि वो अपने पते की सूचना देगा, तो वो अपास्त कर दी जाएगी। क्लॉज 3, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी जब भी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो दिया जा सकेगा। इस धारा के अधीन अपील न्यायालय मतलब जिस न्यायालय में निर्णय हुआ था उससे ऊपर वाला अपील न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, इस द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करके भी आदेश को पास किया जा सकता है। वहीं क्लॉज 4 है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी नियम के भंग से आरोपित किसी व्यक्ति का विचारण उस जिले में जिसमें उसके निवास स्थान के रूप में अंतिम बार सूचित किया जाता है स्थित है, सक्षम अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने बताया था, मान लो उसका पता चेंज हो गया, जहाँ वो पहले रहता था वहाँ से किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चला गया, तो उस अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी उसको अपने पते की सूचना देती रहनी होगी। और मान लो वहाँ कुछ नियमों का उल्लंघन करता है या वो पते की सूचना नहीं देता है,
तो उस न्यायालय के अंतर्गत, जिस न्यायालय के अंतर्गत वो पहुंच गया है, उसको क्षेत्राधिकारता होगी कि वो उस मामले में उसको दंडित कर सकता है। और सेक्शन 12 अभ्यासिक अपराधियों से सजा की प्रतिभूति को भी रिपेल कर दिया गया था। बालिकाओं में अनैतिक व्यापार का दमन संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत। वहीं अब सेक्शन 13 की बात करते हैं अपन दोस्तों। विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय, स्पेशल पुलिस ऑफिसर एंड एडवाइजरी बॉडी। नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उस सरकार द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किया जाएगा। मतलब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगी जो इस प्रकार के मामलों को देखने के लिए सशक्त होंगे। वहीं दूसरा क्लॉज कह रहा है इसका, विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हुआ। पुलिस निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर के लेवल से नीचे का नहीं होगा, जिसको इस हेतु नियुक्त किया जाएगा। वहीं क्लॉज 2A है, यदि जिला मजिस्ट्रेट ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह विशेष मामलों या किसी प्रकार के मामलों या साधारणतः मामलों की बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदत्त या प्रदत्त की जाने योग्य सभी या उनमें से कोई शक्ति किसी सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी को भी प्रदान कर सकता है। ये जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो वो पावर्स वो किसी सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी को भी प्रदान कर सकता है। वहीं परंतु ऐसी कोई शक्ति निम्नलिखित को प्रदान नहीं की जाएगी। वहाँ कंडीशन भी दे दी उन्होंने कि ऐसी शक्ति अन्य किसी को नहीं प्रदान की जाएगी। तो वो कौन है जिनको नहीं प्रदान की जाएगी? वो है किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को, जब तक कि ऐसा अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय ऐसा पद धारण कर रहा था जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है। किसको प्रदान की जाएगी? ऐसा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पता पड़ा पुलिस निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का है तो फिर नहीं की जाएगी। किसी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को, जब तक कि ऐसा अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय ऐसा पद धारण कर रहा था जो कमीशन्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं है। मतलब कमीशन्ड अधिकारी से पंक्ति के नीचे का पद नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं क्लॉज 3 है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से कर सकें। उसके लिए क्या आवश्यक है? उन्होंने कहा क्लॉज 13 सेक्शन 13 का क्लॉज 3 का A, किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता इतने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा जिसके अंतर्गत जहां कहीं साध्य हो स्त्री पुलिस अधिकारी भी होंगी सहायता की जाएगी जितने राज्य सरकार ठीक समझे। मतलब इस तरह के मामले में जब कार्रवाई होगी तो पुलिस अधिकारियों की उस टीम में महिला पुलिस अधिकारी भी होना चाहिए और जितनी वो ठीक समझे उतनी होंगी। वहीं दूसरा है, राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकारिणी के बारे में साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए अशासकीय सलाहकार निकाय उसके साथ संयुक्त कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र के 5 से अधिक सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होंगे। मतलब उस टीम को, जो पुलिस अधिकारी की इस तरह की टीम है जिसमें सहायक अधीनस्थ जितने पुलिस अधिकारी आवश्यक हैं वो होंगे और उसमें महिला पुलिस अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा एक ऐसी टीम होगी जो वहाँ के साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष पुलिस अधिकारी की सलाह देने के लिए अशासकीय सलाहकार निकाय होगी, जिसमें उस क्षेत्र के 5 से अधिक मतलब 5 तो कम से कम हो, 5 से अधिक नहीं, और जिसके अंतर्गत जहाँ कहीं साधु स्त्री समाज कल्याण कार्यकर्ता भी हों, मतलब पुरुष भी हों और महिला भी हों, और इसमें कंपलसरी है कि महिला भी हों। तो उससे क्या होगा, सही तरीके से कार्रवाई हो पाएगी। अब क्लॉज 4 है इसी का, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन या व्यक्तियों के लैंगिक शोषण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन और एक से अधिक राज्य में किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उतनी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। वहीं अब केंद्र सरकार है, उसको लगता है विभिन्न राज्यों में इस तरह के मामलों को देखने के लिए पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है, तो दुर्व्यापार अधिकारी के रूप में विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी केंद्र सरकार।
और वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रोक्तव्य हैं, मतलब बताए गए हैं। किंतु उसमें यह उपांतर होगा कि वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन संपूर्ण भारत के संबंध में करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियुक्त किए हैं, किन्हीं भी राज्यों के लिए किए हैं, मतलब पूरे भारत के लिए किए हैं, तो वो कहीं भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी सिर्फ उस राज्य में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और जब भी एक केंद्र सरकार के जो पुलिस अधिकारी हैं जिनको दुर्व्यापार या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर कहा है, ये जब शक्ति का प्रयोग करेंगे तो एक विशेष पुलिस अधिकारी की तरह ही शक्ति का प्रयोग करेंगे, और लेकिन ये पूरे भारत में इसका शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 ये रहा।